2024 क्या अवामी साल था? देखिए 2024 जो है वो अवामी साल था भी और नहीं भी था इसलिए क्योंकि इलेक्शन हुए, वरना इलेक्शन ही नहीं हो 2023 में होने थे। आपको याद है ये एक जंग है, आप समझ लीजिए एक जंग है जो मुसलसल चलती है। इसके अंदर हमने अपना अपना हिस्सा डाल लिया। एशिया खुर्दनोश है, उनकी कीमतों में कमी हमें नजर नहीं आई। एक साल के अंदर 38% प्राइसेस बढ़ गई है। अब 4 या 5% पे आ चुका है, यानी कि जो बढ़ाव होगा वो 4-5% तो नेग्लिजिबल होता है। और 4-5% के ऊपर 2013 से 18 भी हमारा 4-5% पे ही था, जब भी लोग महंगाई फील नहीं करते थे। तो आपने ये जो एक पेज बनाया, हाइब्रिड रिजीम बनाई 2017 में इमरान खान साहब ने, और जिसके तहत वो इक़्तिदार में आए, उसमें आपने जमहूरियत का तो सौदा किया आपने मुल्क, और उसके बाद से आप देखिए क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन डिजिटल से आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी नुमाइंदे। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में हम मौजूद हैं और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि 2024 जी क्या अवामी साल था? देखिए 2024 जो है वो अवामी साल था भी और नहीं भी था इसलिए क्योंकि इलेक्शन हुए, हाँ, वरना इलेक्शन ही नहीं हो 2023 में होने थे। आपको याद है 2024 में हो गए, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्कुल अवामी साल था। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस मुल्क के अंदर, जमहूरियत को और अवामी मफादात को प्रोटेक्ट करने के बड़े चैलेंजेस हैं। वो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको साथ लेके चलें, और आगे भी एक जंग है, आप समझ लें एक जंग है जो मुसलसल चलती है। तो उसके अंदर हमने अपना अपना हिस्सा डालना है, वो हम डाल रहे हैं। अच्छा सर ये भी बताएं कि 9 महीने ऑलमोस्ट हुकूमत को कंप्लीट हो चुके हैं, तो आवाम के लिए ये जो इमारत है इससे कुछ आया है, कुछ किया गया है? देखिए ना, आप मुझे बताएं ना, अगर 33% इन्फ्लेशन से हम 6% पे ले आए हैं, ये आवामी का फ़ायदा है ना। 38% इन्फ्लेशन कहाँ, 38% कहाँ 6%। फिर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हम मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंचा हुआ था, इस वक्त $17 बिलियन के हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गए। हमारा जो है ये स्टॉक मार्केट जो है, ये भी अवामी के पैसा लगा हुआ है ना, सारा का सारा वो रिकॉर्ड पे चली गई है। हमारे मुल्क के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इसी तरह करंट अकाउंट सरप्लस में, जो कि नहीं होता कभी, हार्डली एवर होता है कि आपके पास जितना आपका डॉलर आप खर्च कर रहे हैं उतने या उससे ज़्यादा आप बना रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वरना हमारे तो करंट अकाउंट सरप्लस ही इतना बड़ा 19-20 बिलियन डॉलर का तो करंट अकाउंट सरप्लस भी रह चुका है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो साल आने वाला है इंशाल्लाह, इसमें आवाम को इनके समरात मज़ीद मिलने शुरू होंगे। बिलखुसूस जब इंटरेस्ट रेट 10% के नीचे आएगा तो इंडस्ट्री चलेगी तो नौकरियाँ क्रिएट होंगी, उसका फ़ायदा भी है कहते हैं अवामी को। अच्छा सर आपने कहा कि इन्फ्लेशन 33% से 10% से 6% पे आई है जी, लेकिन 38 से 6 38 से 6 पे, लेकिन जो एशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में कमी हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि हम विज़िट वगैरह करते रहते हैं, हम इस हवाले से सर्वे करते हैं, अवामी राय जानते हैं, लेकिन आवाम की तरफ से हमें मुसलसल यही सुनने को मिलता है कि महंगाई में कमी नहीं आई है। इसकी क्या वजह है? महंगाई में कमी इसलिए नहीं आई यार, देखो महंगाई में कमी आई है, जो इन्फ्लेशन होता है ना आपका CPI या SPI, ये जो इन्फ्लेशन होता है ये बेसिकली ये डिटेक्ट करता है कि आपकी अभी जो प्राइसेस है उससे बढ़ी कितनी है। तो पहले इन्फ्लेशन आपकी 38% का मतलब ये है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो एक साल के अंदर 38% प्राइसेस बढ़ गई हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। अब जो है वो 4 या 5% पे आ चुका है, यानी कि जो बढ़ाव होगा वो 4-5 जो कि नेग्लिजिबल होता है तकरीबन। और 4-5% के ऊपर 2013 से 18 भी हमारा 4-5% पे ही था, जब भी लोग महंगाई फील नहीं करते थे 5 साल। तो अब हम उधर ले आए हैं, मज़ीद इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा, उससे जॉब क्रिएशन होगी, उसका फिर समरात आवाम को मिलेगा। अच्छा सर मुझे आपसे एक ये चीज़ जाननी है कि कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी या PTI की गवर्नमेंट थी, जब वो हुकूमत में होते हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत में जब वो होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको ताल्लुकात को बेहतर रखना होता है, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत से जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो वो किरदार जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो बाद में बहुत बाद में 3 साल 4 साल के बाद जाके उन किरदारों के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। मतलब इमरान खान साहब ने भी यही किया, अगर मियाँ साहब की हम बात करें तो मियाँ साहब ने भी यही किया। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि सियासत में से उनका अमल दखल कम होना चाहिए, तो फिर उसका तरीका वही है जो मैंने पहले बताया कि चार्टर डेमोक्रेसी किया 2007 में, 2008 की जो गवर्नमेंट आई उसमें भी अमल दखल कम था, 2013 में उससे भी कम था। ये तो आपने ये जो एक पेज बनाया, हाइब्रिड रजीम बनाई 2017 में इमरान खान साहब ने, और जिसके तहत वो इक़्तिदार में आए, उसमें आपने जमहूरियत का तो सौदा किया आपने मुल्क की, और उसके बाद से आप देख लें क्या हाल है। तो ये तो अवामी जो लीडर है उनको जो है वो अपनी कंडक्ट को ठीक करना पड़ेगा, तो मामला खुद ही ठीक हो जाएगा।
اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کی بات جو چل رہی ہے، جو 2 جنوری کو دوبارہ جو دور ہوگا، کیا سمجھتے ہیں چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے، چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں عمران خان کی رہائی کا پاکستان کے عوامی مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات وہ خود کہتے تھے بہت دفعہ کہ میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او. بھائی ابھی آپ این آر او بھی نہ مانگیں، یہ این آر او مانگنا ہی ہے نا کہ مجھے رہا کر دو. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی کہ ملک کے اندر جمہوری نظام مستحکم ہونا چاہیے اور یہ جو لوگ چلے جاتے ہیں بعد میں ان کی تاریخ وہ ان کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بات کرنے والی تھی نا کہ ہم آگے الیکشن جو ہے وہ کیسے منصفانہ کرائیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل سیاست میں کیسے کم کریں گے. یہ باتیں تو آپ نے کی نہیں اپنے مذاکرات میں. یہی تو عوام یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوام دیکھیں کہ مذاکرات میں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں چھوڑ دو اور جوڈیشل کمیشن بنا دو. باقی نہ اس ملک میں مہنگائی مسئلہ ہے، نہ اس ملک کے اندر 26 کروڑ لوگوں کی رہائش کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کے ایجوکیشن کا، نہ ہیلتھ کا، نہ انفراسٹرکچر کا. یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی جو ریسنٹلی جو کشیدگی جو چل رہی ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم 2 پڑوسی برادر اسلامی ممالک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے معاملات افہام و تفہیم سے ریزالو کریں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ ان میں کوئی ادھر غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، ادھر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. تو آپس میں لڑنے کا تو کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اور دونوں طرف ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اگر کہیں گے ہم ڈیورنٹ لائن کو، وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے تو یہ اپنے نقصان کریں گے. ڈیورنٹ لائن از اے ریئلٹی، آپ نہیں مانتے تو آپ کا نقصان ہے. اور یہ جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے جب تک کرنا چھوڑیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ معاملہ ماحول میں تناؤ رہے گا اور معاملات خراب ہوتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.